नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खूबसूरत चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं। कक्षा 10 की फिजिक्स चल रही है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो लेक्चर कवर कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम उम्मीद करते हैं इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किए हैं वो सब आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और पूरा नोट्स बना करके सारी चीज़ों को याद कर लिए होंगे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं बेटा। आज उसमें आगे क्या अगला टॉपिक क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बेटा। यहाँ से बोर्ड के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगुलर बेटा इन पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आज देखेंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बेटा आज हम कराएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा बेटा, ये निश्चित है, ज़रूर से ज़रूर उस पर सवाल आएगा। कम से कम 3 से 4 सवाल अभी लास्ट में हम आपको कराएंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंत तक आप पूरा वीडियो देखिएगा और निश्चित रूप से 100% कट नहीं सकता, कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आपको मैंने बताया था दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल होता है और एक गोली होता है। गोली भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता था? एक होता था उत्तल और एक होता था अवतल। जो बच्चे ये वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखे इसके पहले वाला, वो जा करके प्लेलिस्ट पर यूट्यूब पर टाइप करें वीरेंद्र सर क्लासेस। वहाँ पे पूरे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और अच्छे से देख लीजिए, तब ये वीडियो लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता। और यहाँ पर प्रतिबिंब मैंने बताया था, एक बार आप लोग देख लीजिए फिर से, 1 मिनट। प्रतिबिंब मैंने बताया था क्या होता है, अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात। कैसे बच्चों? अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? तो अब ये प्रतिबिंब कितने प्रकार का बताया गया था? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का बताया गया है? 2। याद है सबको? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, यस सर हमें याद था, यस सर हमें याद था, यस सर हमें याद था। ये कमेंट करके आप जरूर मुझे बताइएगा बेटा। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का हुआ करता था। पहला क्या था? वास्तविक। पहला क्या था? वास्तविक। इसको आप कहते हो रियल इमेज। क्या कहा जाता है? रियल। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या होता है बेटा? आभासी। पहला था वास्तविक और दूसरा क्या है? आभासी। इसको आप क्या कहते हो? वर्चुअल। वर्चुअल। और मैंने क्या बताया था? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये मैंने कहा था, इसको एज ए ट्रिक याद रखना। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से प्रकाश की किरणें चली और दर्पण से टकराई। दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात यदि वो कहीं पर आकर के मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वही जो पॉइंट होगा बेटा, मीटिंग पॉइंट होगा जो रिफ्लेक्टेड लाइट का, वो इमेज होगा। अगर वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर नहीं मिल रहे तो आभासी। आज बेटा इसी चीज़ को देखेंगे हम कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और कैसे बनता है। कैसे हम जानेंगे सर ये वास्तविक है और कैसे हम जानेंगे आभासी है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आप हेडिंग बना लीजिए बेटा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण, अद्भुत टॉपिक है बेटा। ये मज़ा आ जाएगा आपको, पूरा वीडियो आप देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। हमारे पास कोई भी एक समतल दर्पण है। चलिए इस तरीके से हम समतल दर्पण बना लेते हैं। ये कोई कांच का टुकड़ा है। इसके एक भाग पर क्या कर लेते हैं? चांदी का लेप लगा करके उसके ऊपर बेटा पेंट कर लेते हैं, लाल, काला, पीला, नीला, जो भी पेंट आपको करना है कर लीजिए। कलर से कोई मतलब नहीं, लेकिन पेंटिंग जरूरी होनी चाहिए। अब ये दर्पण है बेटा, ये क्या है? प्लेन मिरर है। क्या है बच्चों? ये प्लेन मिरर। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज प्लेन मिरर। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके सामने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। ये दर्पण है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से इसका इमेज हमको बनाना है, इसका प्रतिबिंब चेक करना है कहाँ बनेगा। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है? ओ बेटा। तो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें आप लेके चलिए। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम 2 किरणें दर्पण की तरफ लेके चलना है और उनका कराना है बेटा परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात वो जहाँ मिलेंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होंगी, वही इसका प्रतिबिंब होगा। तो आप लिखिएगा इस बात को बेटा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम।
तो प्रतिबिंब बनने के नियम में पहली बात क्या है बेटा कि वस्तु से, आप लिखिए बेटा इस बात को, वस्तु से कम कितनी बेटा, कम से कम दो प्रकाश की किरणें, कम से कम 2 प्रकाश की किरणें, वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरणें लेनी चाहिए। कम से कम कितनी प्रकाश की किरणें लेनी चाहिए बेटा, 2 प्रकाश की किरणें लेनी चाहिए। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी या क्या बेटा, मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वही प्रतिबिंब होगा। वही क्या होगा बच्चों, वही प्रतिबिंब होगा। नोट कर लिया आप लोगों ने, वीडियो पास करिए बेटा, वीडियो पास करिए और इसको नोट करिए। चलिए यहाँ पर फिर हम बनाते हैं। तो याद कर लीजिए बेटा, याद कर लीजिए इस पॉइंट को, जब भी आपको इमेज बनाना है समतल दर्पण के द्वारा, जब भी इमेज बनाना है, अभी मैं आपको गोली दर्पण का भी बताऊंगा और अपवर्तन में भी इमेज बताऊंगा बेटा। पहले 1 बाय 1 आपको सीखना है। तो सबसे पहले बेटा अगर समतल दर्पण के द्वारा आपको इमेज बनाना है सॉरी बच्चों, तो कम से कम कितनी किरणें लेना होगा, 2 अलग अलग एंगल पर बेटा आपको किरणें लेनी होगी और उसको दर्पण पे ले जाकर इंसिडेंट कराना होगा, परावर्तन कराना होगा। परावर्तन के पास जहाँ मिलेंगी वहीं पर इमेज होगा। चलिए बेटा, तो हम एक किरण देखिए ले रहे हैं इस तरीके से, ये पहली प्रकाश की किरण देखो यहाँ से हम ले रहे हैं। अब ये बेटा दर्पण पर जब आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो परावर्तन के नियम आप सबको याद है बेटा। 1 मिनट पानी पी लेते बेटा, गला सूख गया है, बस जस्ट 1 मिनट। देखिए अब ये आपतित किरण हो गई बेटा, और ये हो गया दर्पण, और ये हो गया आपतन बिंदु। परावर्तन की पूरी पिक्चर बेटा आपको याद होना चाहिए। याद है पूरा परावर्तन की कंसेप्ट। ये आपतित किरण हो गई और ये आपका क्या हो गया बेटा, आपतन बिंदु हो गया। अब परावर्तन कराना है, तो परावर्तन कराने के लिए सबसे पहले बेटा आपको नॉर्मल खींचना होगा। क्या खींचना होगा, नॉर्मल। बोलिए आप लोग, नॉर्मल बेटा, नॉर्मल खींचना होगा। नॉर्मल क्या होता है, इस पृष्ठ पर लंब। तो ये देखिए आपका हो गया बेटा नॉर्मल। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का एंगल बेटा होता है आपतन कोण आई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बेटा नियमानुसार जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो जितने एंगल पर बेटा ये किरण आई है उतने ही एंगल पर ये वापस निकल जाएगी। ये देखो, तो पहली वाली प्रकाश की किरण बेटा ऐसे आई, ऐसे देखो ये वापस निकल गई। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं। दूसरी वाली किरण बेटा आपको सीधा लेना पड़ेगा, ऐसे ये सीधे देखो जा रही है, ये सीधे जा रही है। अब ये आकर के यहाँ टकरा गई। अब आपको बेटा यहाँ दिमाग लगाना है, ये आके यहाँ टकरा गई तब परावर्तन इसका भी होगा। परावर्तन होने के बाद ये कहाँ से जाएगी, तो परावर्तन होने के लिए सबसे पहले बेटा आपको नॉर्मल खोजना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। पहली सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली बात क्या बेटा, नॉर्मल। और अक्सर बच्चे बेटा यहीं पे गलती कर देते हैं और नॉर्मल खोजते ही नहीं है और चित्र अपना ख़राब कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरा प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं बेटा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है नॉर्मल। जैसे ही आपतित किरण आपने डाला बेटा तो सबसे पहला काम आप नॉर्मल खोजो। और नॉर्मल क्या होता है ये जानना बहुत आसान है। नॉर्मल पृष्ठ पर लंब होता है, पृष्ठ पर क्या होता है, लंब। अब देखो बेटा ये जो लाइन है, ये जो आपतित किरण है, ये खुद स्वयं जो इस पृष्ठ के लंबवत जा रही है। जब यहाँ पे नॉर्मल आप खींचोगे, जब यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल भी बेटा इसी डायरेक्शन में होगा। देखो जिस डायरेक्शन में ये लाइन गई है इसी डायरेक्शन में आपका बेटा नॉर्मल भी होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितना हो गई, 0।
भाई जिस दिशा में बेटा आपतित किरण है उसी दिशा में नॉर्मल भी है, तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 0। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियमानुसार बेटा, परावर्तन के नियमानुसार क्या होगा, अगर आई 0 है तो आर को 0 होना पड़ेगा। बोलो यस आर नो, बोलो बेटा यस आर नो। अगर आई 0 है तो आर को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि किरण बेटा अभिलंब के थ्रू गई है। अगर अभिलंब की दिशा में जाएगा तो याद रखना बेटा आई 0 होगा, और अगर आई 0 हुआ तो परावर्तन का नियम कहता है कि जितना आई होगा उतना ही आर होगा। तो अगर आई 0 हुआ तो आर बराबर क्या होगा बच्चों 0। अगर आर को 0 रखना है तो जो परावर्तित किरण है उसको भी उसी डायरेक्शन में वापस आना पड़ेगा। ये देखो, अगर इसने इस डायरेक्शन में आया तब तो आर की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी, इधर गए तब भी आर की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी। आर को 0 रखना है, आर को 0 रखने के लिए वापस इसे उसी रास्ते पर आना होगा। क्लियर। अब देखो 2 किरणें हमारे पास हो गई परावर्तित किरणें। एक परावर्तित किरण ये वाली है जो इस डायरेक्शन में आ रही है, और एक परावर्तित किरण ये वाली। अब आप ज़रा ध्यान से समझिए, एक किरण इधर आ रही है, एक किरण इधर आ रही है, क्या ये दोनों कहीं मिलेंगे बेटा? इमेजिन करो, आप ध्यान से समझो बेटा, जैसे जैसे हम चित्र बना रहे हैं, देखो इसमें डायग्राम ही मेन है। एक किरण बेटा इधर ऐसे सीधी चली जा रही है, एक किरण ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, क्या ये दोनों कहीं आगे मिल सकती हैं? कभी नहीं बेटा, इम्पॉसिबल। इनके बीच का गैप तो बढ़ता ही जा रहा है, इनके बीच का गैप तो बढ़ता ही जा रहा है, तो कैसे ये मिल सकती हैं? नहीं, आगे कभी मिल ही नहीं सकती हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, जुगाड़। क्या करते हैं? जुगाड़, दिमाग लगाते हैं। अगर हम क्या करें, इनको बेटा पीछे बढ़ा दें, इनको हम क्या कर दें, पीछे बढ़ा दें, और इनको भी थोड़ा पीछे बढ़ा दें बेटा, इनको भी क्या कर दें, इसी सीध में क्या कर दें, पीछे बढ़ा दें, तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी बेटा। क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होगा। तो हमें ऐसा लगेगा ये वाली जो परावर्तित किरण है वो यहाँ से आ रही है, और ये वाली जो परावर्तित किरण है यहाँ से आ रही है, तो यही बेटा इमेज बन जाएगा, यहीं पर इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बन जाएगा। क्लियर हो पाई बात बेटा? तो समतल दर्पण ये है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बेटा? यहाँ बनेगा। दर्पण के अंदर बना हुआ है ये इमेज। जैसे जब हम शीशे के सामने बेटा खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी फ़ोटो, हमारे चित्र कहाँ बनते हैं? दर्पण के भीतर। दर्पण के भीतर बेटा इमेज बनता है। अब आपसे मेरा सवाल है बेटा, आपसे मेरा ये सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये इमेज बताओ कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है? बस सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बेटा जवाब को समझ लिए होंगे। हम आपके कमेंट तो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको आ रहा है कि वास्तविक है कि आभासी बेटा। आप ज़रूर बेटा कमेंट करके बताइएगा। हर कोई जो भी वीडियो देख रहा है बेटा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वास्तविक है कि आभासी है। जी हाँ बेटा, ये देखो किरणों को मिलाया गया है पीछे की तरफ। खुद तो नहीं मिल रही बेटा, खुद तो ये किरणें नहीं मिल रही हैं, इनको क्या किया गया, पीछे की तरफ मिलाया गया है, इसलिए ये इमेज होगा वर्चुअल। कैसा होगा बेटा? वर्चुअल, यानी क्या होगा बेटा? आभासी। कैसा इमेज होगा? आभासी होगा बेटा। कैसा इमेज होगा बेटा? आभासी इमेज होगा। ये कैसा इमेज होगा? आभासी। अब अगर आभासी है तो ये हमेशा क्या होगा बेटा? सीधा होगा। अगर आभासी इमेज है तो हमेशा क्या होगा? सीधा। तो इस तरीके से बेटा समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। चलिए एक दूसरे डायग्राम में बेटा प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को आप पॉज करिए और नोट करिए बेटा। मान लीजिए बेटा समतल दर्पण इस तरीके से दिया गया है। ये आपका समतल दर्पण है, देखिएगा ध्यान से। ये समतल दर्पण है और आपका ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ है। इसका इमेज आपको बनाना है। ध्यान से समझिए बेटा, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा आपको। सिर्फ 2 बार 3 बार 4 बार, जहाँ एक बार प्रैक्टिस में आया आपको बेटा सब कुछ आ जाएगा। चलो इसका इमेज बनाने के लिए सबसे पहले एक तिरछी किरण आपको लेना पड़ता है बेटा। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? तिरछी। मिरर चाहे जिस पोजीशन में बेटा रखा हो, मिरर चाहे जिस पोजीशन में रखा हो, 2 किरण आपको लेना है। एक तिरछी वाली लेना है और एक नॉर्मल की डायरेक्शन में लेना है। तो बताओ ये जो तिरछी वाली किरण लेना है, इसका परावर्तन लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नॉर्मल खींचेंगे। हमेशा बेटा रूल याद रखो, परावर्तन लेना है तो आप नॉर्मल पहले खींचा करो। क्या खींचना आपको? नॉर्मल बेटा। नॉर्मल खींच लिए। अब ये हो गया आपका आपतन कोण।
अब अगर आपतन कोण हो गए जितना कोण ये है उतने ही एंगल पर बेटा ये वाली किरण निकल जाएगी। ये देखो जिस एंगल पर आ रही उतने ही कोण पर ये निकल गई। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा बेटा ऐसे देखिए ये वाला लेंगे, ये वाली जो प्रकाश किरण यहाँ जा रही है इसका होगा परावर्तन। इसका परावर्तन होने के बाद देखो नॉर्मल के थ्रू ही आ रही है। अब अवलंब खींचेंगे, अवलंब भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ आई बराबर कितना 0, दिस इम्प्लाई दैट आर बराबर कितना 0। आर को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, वापस इसी रास्ते में इसको जाना पड़ेगा। तो देखो इसी रास्ते में वापस चलेगी। अब एक इधर जा रही है बेटा, एक इधर जा रही है, देखो एक सीधी वापस चले जा रही है, एक इधर जा रही है, तो क्या आगे मिलेंगे कहीं नहीं, इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा बेटा। पीछे जब इनको आप बढ़ाओगे तो इस तरीके से ये कहीं पर पीछे यहाँ पर मिलेंगे बेटा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये आपका क्या होगा, आई होगा। ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा बेटा, क्लियर। तो ये हो गया बेटा समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलो एक और चित्र आपको दिखा देते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए दर्पण को इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे तिरछा रखा हुआ है और आपका ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पर है, तो यहाँ से परावर्तन आपको लेना है। तो पहली किरण क्या लेंगे बेटा, तिरछा लेंगे। देखो इस तरीके से तिरछा लेंगे, तो आपको क्या करना है बेटा, नॉर्मल खींचना है। ये हो गया आपका बेटा आई, ये हो जाएगा क्या आपका बेटा आर। और दूसरा क्या लेना है, इस पर परपेंडिकुलर, इस पर बेटा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ये वाली किरण आपने लिया, नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल जब खींचेंगे उसी डायरेक्शन में इसको वापस भेज देना है बेटा। तो एक किरण देखो इधर जा रही है, दूसरी वाली इधर, तो इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। इसको भी क्या करें बेटा, पीछे बढ़ाएंगे, और इसको भी क्या बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा, ठीक। तो मिरर की पोजीशन बेटा चाहे जैसी भी हो, चाहे वो ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हो, वर्टिकली रखा हो या किसी एंगल पर रखा हो, आपको सिर्फ दो बातें ध्यान में रखना है। एक किरण तिरछी लेना है और एक किरण बेटा नॉर्मल की दिशा में लेना है। जो नॉर्मल की दिशा में लेना है वो सीधे वापस उसी रास्ते से आएगी, और जो तिरछी वाले लेना है बेटा आई बराबर आर करके लेके चले जाना है, और दोनों किरणों को पीछे बढ़ा दीजिएगा। जहाँ पर बेटा ये दोनों मिलेंगी वहीं पर इसका इमेज बनेगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये सबको समझ में आया होगा। यदि आपको बेटा समझ में आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कराइए। हम आपके लिए बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। चलिए बेटा वीडियो को पॉज करिए। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर बेटा। चलिए एक सवाल करते हैं बेटा, नोट हो गया सबका। सवाल क्या है बेटा, सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत इजी सवाल बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। परावर्तन के नियम पर बेटा बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए कह रहे हैं कि यदि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण अवलंब के साथ 46 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अवलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए जो क्वेश्चन में दिया गया बेटा पहले उसको समझते हैं। किसी समतल दर्पण पर, ये देखिए आपका बेटा हो गया समतल दर्पण, ये आपका क्या हो गया बेटा समतल दर्पण। कह रहा है कि आपतित किरण, ये कोई हो गई आपतित किरण, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाते चले जाओ। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, इस तरीके से बेटा अभिलंब हो गया, 46 डिग्री का कोण बन रहा है। ये देखो ये आपका कितना है 46 डिग्री। तो कह रहा है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। समझ में आ रहा, आपको बेटा क्वेश्चन में आपतन कोण आई दे दिया गया है। आई क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया है एंगल आई होता है, इसी को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहा जाता है बेटा, आपतन कोण। आपतन कोण किसके किसके बीच का होता है, आपतित किरण किसके बीच का एंगल होता है बच्चों, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच। पूछा क्या गया बेटा, देखो परावर्तन, परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है जितना आई होगा उतना आर होगा। इस तरीके से बेटा ये किरण जाएगी परावर्तित, ये आपका हो गया परावर्तित किरण। क्लियर है सबको बेटा। और ये हो गया आपका बेटा आपतित किरण, और ये हो गया अभिलंब। चलिए सवाल देखिए, सवाल में दिया गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना बेटा 46 डिग्री। इसका मतलब उन्होंने आई की वैल्यू कितना दे दी है 46। अब यही आपका बेटा हो गया आपतन कोण। अब आपसे क्या पूछा गया है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का, इसका मतलब एंगल आर आपसे पूछा गया है। आपको पता है बेटा एंगल आर, ये हमसे पूछा गया है। क्योंकि हम जानते हैं बेटा परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार
कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर। तो कोण आई कितना है, 46 डिग्री। कोण आर कितना हो जाएगा, 46 डिग्री बेटा। एक सिंपल सा सवाल था, इसमें परावर्तन का बेटा नियम लगेगा। बस आपको ये समझना है कि आपतित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। बाकी परावर्तन का नियम तो बेटा सबको पता ही हो गया होगा। अब तो नहीं पता है बेटा, आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जितना आई होता है उतना ही क्या होता है, आर होता है। क्लियर। तो वीडियो को पास करके बेटा सवाल लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिए बेटा आप लोगों ने। एक चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए सवाल है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 20 डिग्री कोण पर आपतित होता है। सवाल देखिए ज़रा ध्यान से। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 20 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए। इसमें 3 बातें पूछा गया बेटा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% कट नहीं सकता है। इसलिए बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से इस सवाल को आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा समझिएगा। आपको मज़ा आएगा सवाल समझने में। देखिए पूछा क्या क्या गया, आपतन कोण पूछा गया है, परावर्तन कोण पूछा गया है और परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण पूछा गया है। बहुत ही खूबसूरत सवाल बेटा, बहुत ही अद्भुत सवाल है। चलिए करते हैं इस पे। तो पहले जो सवाल दिया गया उसको समझ लेते हैं। यहाँ डायग्राम बना देते हैं बेटा। देखिए ये हमारे पास एक ये हो गया समतल पृष्ठ हो गया, समतल दर्पण हो गया। कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 20 डिग्री कोण पर आपतित होती है। कितने डिग्री पर, 20 डिग्री कोण पर। ये देखो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है बेटा, 20 डिग्री का। समझिए ये आपतित किरण हो गया। क्लियर है किसी को, सॉरी किसी को कोई दिक्कत, सबको क्लियर है। आपतित किरण कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। इतना हम आपको पढ़ा दिए हैं। आपतित किरण तब तो पता ही चल गया होगा। कहीं वस्तु से जो किरण आके इंसिडेंट होते बेटा टकराती है उसी क्या कहा जाता है, आपतित किरणें उसी को कहते हैं। ये समतल पृष्ठ के साथ 20 डिग्री पर आके टकरा रही है। अब टकरा रही है तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा बेटा। परावर्तन ज्ञात करने के लिए, परावर्तन जानने के लिए नॉर्मल खींचना होता है। क्या करना होता है बच्चों, नॉर्मल खींचना होता है। नॉर्मल क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है उससे 90 डिग्री बनाने वाली रेखा नॉर्मल कहलाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बेटा नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका हो गया अभिलंब। ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, दिस इज नॉर्मल। ये आपका हो गया अभिलंब। तो ये हो गया अभिलंब। पहला पूछा गया आपतन कोण। आपतन कोण बेटा आई, तो ये आपका हो गया आपतन कोण आई। तो आप मुझे बताइए आपतन कोण किसके किसके बीच का एंगल होता है। आई होता है बेटा आपतित किरण, आपतित किरण किसके किसके बीच का एंगल, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण। आपतन कोण क्या होता है बेटा, आपतन कोण किसके किसके बीच का एंगल है, सबको पता है बेटा, सबको पता होना चाहिए। याद कर लीजिए बहुत अच्छे से बेटा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण के नाम से जानते हैं। यस बेटा। अब आप मुझे बताओ, ये अभिलंब है और ये पृष्ठ है, ये टोटल कितना है, ये टोटल बेटा ये टोटल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री में 20 डिग्री आप माइनस कर दीजिए तो आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट एंगल आई बराबर 90 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। तो ये आई की वैल्यू कितना आ गई 70 डिग्री। किसी कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। अरे भाई अगर ये 20 डिग्री है, टोटल ये 90 डिग्री है, तो 90 में से कितना घटेगा, 20 डिग्री आप माइनस कर दीजिए तो जो बचा वो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका आ गया बेटा। दूसरा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यहाँ दिख रहा है नीचे, यस बेटा। अब परावर्तन कोण को बेटा आर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, आर से। और परावर्तन कोण किसके किसके बीच का एंगल होता है, ये देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल। ये हो गया बेटा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कितने एंगल पर जाएगी, जितने एंगल पर बेटा ये आपतित किरण आई है उतने ही एंगल पर ये जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आर क्या है बेटा, परावर्तन कोण है। आर क्या होता है बच्चों, परावर्तन कोण।
किसके बीच का एंगल है अभिलंब, किसके बीच का एंगल है अभिलंब तथा परावर्तित, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। और ये जो R होगा वो किसके बराबर होगा I के, I कितना बेटा 70 डिग्री, इसलिए R बराबर भी कितना होगा 70 डिग्री। क्लियर। तीसरा बेटा देखिए इसमें परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का एंगल पूछा है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। ये परावर्तित किरण हो गए, समतल पृष्ठ हो गए, इसके बीच का ये वाला एंगल पूछा गया है। अब आप जरा ध्यान से समझिए बेटा, ये R की वैल्यू कितना आ गई 70 डिग्री, ये नॉर्मल इस पृष्ठ के साथ कितने डिग्री पर है 90 डिग्री। मान लो ये कितना है x, जो पूछा गया है वो कितना बेटा x डिग्री है। नॉर्मल और ये समतल पृष्ठ के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। फिर से सुनना ध्यान से, ये नॉर्मल और ये समतल पृष्ठ, इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब 90 में 70 ये अकेला है तो x कितना होगा निकाला जा सकता है बेटा। तीसरा ऑप्शन यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चूँकि 70 + x बराबर कितना बेटा 90 डिग्री। आप क्या करिए पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 90 माइनस कितना बेटा 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो परावर्तित किरण बेटा ये वाली किरण और ये समतल दर्पण, इसके बीच का एंगल कितना आएगा 20 डिग्री। तो ये तीनों आंसर बेटा इस तरीके से लग गया। आप वीडियो पास करिए बेटा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। एक लास्ट सवाल करते हैं, इसके बाद एक और टॉपिक है बेटा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस सवाल के बाद एक और टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना उसके गुण क्या होते हैं, उसके बेटा प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए आगे, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख, यदि कोई व्यक्ति बेटा समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान क्या होगा। व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान, बहुत ही बेहतरीन सवाल बेटा, इससे आप सीखेंगे। मान लीजिए बेटा दर्पण है, ये क्या है, ये कोई दर्पण है, यहाँ पर बेटा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब पूछ रहे हैं कहाँ बनेगा और उस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो इसका बेटा परावर्तन कराते हैं। पहली किरण बेटा तिरछा लिया जाता है, नॉर्मल खींच दिया गया, ये हो गया बेटा I। जितने एंगल पर ये आया है उतने ही एंगल पर बेटा ये वापस चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण सीधे लेते हैं नॉर्मल की डायरेक्शन में, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में गई है इसलिए वापस उसी रास्ते में चली जाएगी। पहली किरण इधर जा रही है, दूसरी किरण इधर जा रही है, तो इधर ये मिलना इनका पॉसिबल है नहीं। इनको बेटा पीछे बढ़ाएंगे, पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से बेटा और ये इस तरीके से, तो ये बेटा, तो ऐसा देखा गया बेटा जितना ये डिस्टेंस होती है दर्पण से, जितना वस्तु की दूरी होती है उतना ही दर्पण से बेटा प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये याद कर लीजिए। इसका मतलब समतल दर्पण के लिए यहाँ बेटा ये फार्मूला बन गया, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए क्या बच्चों, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर क्या बेटा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। मान लीजिए O है, ये I है और ये मान लीजिए M है। इसका मतलब ये हो जाए बेटा OM बराबर क्या, MI। ये सबको समझ में आया बेटा, ये सबको समझ में आया। कोई भी बेटा समतल दर्पण होगा, कोई भी समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण के सामने जितना बेटा वस्तु की दूरी होगी उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जब दर्पण के सामने हम लोग खड़े होते हैं चेहरा अपना देखने के लिए, अपनी शरीर देखने के लिए, जितना आप दर्पण से दूर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर बनेगा। यानी दर्पण के सामने यदि हम 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण के भीतर बेटा दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम दर्पण से 10 मीटर दूरी पर खड़े हुए हैं, हमारे और दर्पण के बीच का गैप कितना है 10 मीटर, तो प्रतिबिंब भी कितना पीछे बनेगा, दर्पण से 10 मीटर पीछे बनेगा। इसी पर बेस्ड यह सवाल है बेटा।
कह रहा है यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है, यहाँ x बराबर कितना दिया है बेटा 3 मीटर, तो कह रहा है व्यक्ति और प्रतिबिंब के मध्य, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप देख लो बेटा OI, अगर आपको OI चाहिए, ये क्या है बेटा व्यक्ति है, ये क्या है व्यक्ति है, और ये आप उस व्यक्ति का क्या है बेटा प्रतिबिंब है। तो व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो ये OI पूछा है। OI किसके बराबर होगा, OM किसके बराबर होगा, OM और प्लस किसके बेटा MI के बराबर होगा। तो OM कितना है बेटा x और x प्लस x बराबर कितना 2x, x के स्थान पे कितना है बेटा 3, तो 3 दूनी 6 मीटर। तो ये OI बराबर कितना हो गया 6 मीटर। तो भाई जितना हम दर्पण के सामने खड़े हैं उतना हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के सामने व्यक्ति 3 मीटर की दूरी पर है, दर्पण के सामने व्यक्ति की डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और दर्पण से पीछे भी प्रतिबिंब कितना है 3 मीटर। तो 3 मीटर दर्पण के पीछे और 3 मीटर दर्पण के सामने, तो 3 कितना हो गया बेटा 6। इसको आप ऐसे फील भी कर सकते हो, ऐसे इसको इमेजिन भी कर सकते हो। वीडियो को पास करिए बेटा, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बेटा लास्ट हेडिंग कर लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग हम लोग पहुंच चुके हैं और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो जो समतल दर्पण द्वारा बेटा प्रतिबिंब बना है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं इसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर होगा बेटा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वेट करिएगा। तो पहला वाला चैप्टर बेटा खूब अच्छे से कवर कर लीजिएगा, फिर दूसरा वाला चैप्टर और बढ़िया से समझ में आएगा बेटा। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका एक बार फिर से यहाँ डायग्राम हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी फिर समझने में लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेटा आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, तो पहली किरण यहाँ आके टकराई, इसका हो गया क्या बेटा परावर्तन। दूसरी इस तरीके से गई, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से इसे वापस आना पड़ेगा। ये हो गया आपका बेटा नॉर्मल। तो ये इसको पीछे बढ़ाते हैं और इसको भी क्या करते हैं बेटा पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इमेज बन गया, यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ इमेज। तो देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है बेटा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, आप देख करके बताइए बेटा, आप सब लोग हमें देख करके बताइए कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है बेटा। तो आपको क्लियर है कि ये मिलाने पर बड़ी मिल रही हैं, अपने आप तो मिल नहीं रही हैं, इनको पीछे बढ़ाया गया है इसलिए वास्तविक ना हो करके आभासी हो गया बेटा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, पहली हेडिंग हो गई बेटा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बेटा आभासी। सदैव कैसा होता है आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है सदैव आभासी होता है। दूसरा क्या होता है बेटा प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है सीधा बनता है। तीसरी बात क्या बेटा वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर आकार का बनता है। क्लियर है बेटा सबको, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ओके, अब देखो अगर बेटा ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये आपको समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अगर पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी चाहिए। जैसे अगर 10 मीटर ऑब्जेक्ट है तो उसका पूरा का पूरा फोटो बनाने के लिए दर्पण कितनी ऊंचाई का होना चाहिए बेटा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो या इसको आप याद कर लीजिए, दर्पण की जो हाइट होती है वो वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगर वस्तु 10 मीटर ऊंची है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 5 मीटर, कितना बेटा 5 मीटर दर्पण की ज़रूरत पड़ेगी। जितना भी वस्तु की ऊंचाई होगी उसका आधा, उसकी आधी ऊंचाई का दर्पण यदि आप लेंगे तभी उसमें पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा आराम से। अगर उससे कम हाइट है दर्पण की तो पूरा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए,
वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई बेटा, दर्पण की ऊंचाई सदैव वस्तु की ऊंचाई की आधी, सदैव वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वस्तु की ऊंचाई की कैसी होनी चाहिए बेटा, आधी होनी चाहिए। ये चौथी बात होगी। पांचवी बात देखो बेटा, दर्पण से जितनी वस्तु दूरी पर रखी होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा और पांचवा बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। बस दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से, पांचवी बात है, दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। क्लियर। और बेटा एक लास्ट बात, वीडियो को आप पॉज करिए बेटा, इसको नोट करिए, हम इसको कुछ मिटाएंगे बेटा। पॉज करिए, नोट करिए। हो गया। चलिए 2 लाइन बेटा इसमें सिर्फ हमें मिटाना है, एक और पॉइंट लिखना है बेटा। पॉइंट नंबर 6 बेटा, अब देखो ये वस्तु और ये इमेज, वस्तु और इमेज को मिलाने वाली रेखा बेटा हमेशा दर्पण पर लंब होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इसका आगे चल करके न्यूमेरिकल में बहुत ज़बरदस्त यूज होता है। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे, फाउंडेशन में जब आप IIT नीट के सवाल करेंगे तो वहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज होता है बेटा। हालांकि आपके लेवल पर इतने बड़े बड़े सवाल नहीं है, बट अभी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। हो सकता है पेपर में ही पूछ ले। ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली रेखा सदैव दर्पण पर क्या होती है बेटा, लंब होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चौथा, पांचवा और छठवां पॉइंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ध्यान देने की बात है। बाकी तो याद रहते हैं हमेशा नॉर्मल स्टूडेंट को। बाकी चौथा, पांचवा और छठवां बात बेटा हर किसी को याद नहीं रहता है। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ आप देखिए बेटा, वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा सदैव दर्पण पर, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा सदैव दर्पण पर लंब होती है। सदैव दर्पण पर क्या होती है बेटा, लंब होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा सदैव दर्पण पर लंब होती है बेटा। इस प्रकार से ये पहला चैप्टर बेटा खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से करेंगे दूसरा चैप्टर बेटा। अगर ये वीडियो बेटा आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को बेटा पसंद करिएगा, लाइक करिएगा इसको बेटा। इस पर और भी बहुत सारे बच्चों को आप शेयर करके और भी लोगों को जोड़िए बेटा, और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, इसको नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से, वीडियो रोक करके।